तारीख़ इस बात की गवाह है कि अमेरिका ने जिस से दोस्ती की है, जिसे अपना एलाई बनाया, अपना पार्टनर बनाया, उसका अपने दुश्मनों से ज़्यादा ही नुकसान किया। जैसा कि कोविड की इब्तिदा में ही मैंने आप लोगों को एक वीडियो में वार्न किया था कि बहुत सारे ग्लोबल अलायंसेस टूटने वाले हैं और बहुत सारे नए ग्लोबल अलायंसेस बनने वाले हैं, और इसमें दुनिया को एक बिल्कुल नए रुख में भेज दिया जाएगा, जो रुख शायद काबिल शनाख्त भी ना रहे। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक और चीज़ के बारे में भी वार्न किया था कि कोविड की रिस्ट्रिक्शंस के अंडर ये लोग तमाम वेस्टर्न कंट्रीज़ को डेमोक्रेसी से बहुत दूर ले जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फैशिज़म की तरफ ले जाएंगे। जो यूक्रेन का मामला चल रहा है इस वक्त, इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मैं आपको सिर्फ 2-4 मेन बातें बताऊंगा जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपको नहीं मिलेंगी, और अक्सर सोशल मीडिया पे प्रोग्राम करने वाले भी इसका जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब लोग इस सोशल मीडिया को मॉनेटरी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी वो उसमें से पैसा कमाना चाहते हैं। और मैं ये सिर्फ अपने पैशन के लिए कर रहा हूँ, अपने मुल्क और अपने वतन के लिए कर रहा हूँ। ये जो जंग इस वक्त मुसल्लत की गई है रशिया पे, जी हाँ मैं कह रहा हूँ मुसल्लत की गई है रशिया पे, ये एक बहुत वेल प्लान्ड सिस्टम है। ये इसको आप जंग नहीं कहते, ये पूरा सिस्टम है। इसके पीछे 10-12 साल की मेहनत है जो नेटो और यूएसए ने मिलकर की है, और इसमें बहुत सारे अपने पर्पसेस को हल करने की कोशिश कर रहा है वेस्ट। मैं आपको बताऊंगा कैसे। इसकी वजह सिर्फ ये है कि वेस्ट को, ख़ास तौर पे यूएस को, ये मालूम हो चुका है कि चाइना और रशिया पूरा एशिया और अफ्रीका टेक ओवर करने वाले हैं और ऑलमोस्ट कर चुके हैं। और यहाँ तक कि यूरोप में भी नंबर 1 एक्सपोर्टर चाइना है, और अमेरिका में भी नंबर 1 एक्सपोर्टर चाइना है, और एशिया में तो पहले से ही है। उसके साथ साथ 30 से 40% पूरे यूरोप की एनर्जी की जो डिमांड है उसे अकेला रशिया पूरा कर रहा है। तकरीबन आधी इकॉनमी एनर्जी सेक्टर में यूरोप की ऑलमोस्ट रशिया के डिपेंडेंट हो चुकी है। हाल ही में नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, गैस लाइन बिछाई गई है रशिया की तरफ से पूरे यूरोप में, जो जिसका मेन हिस्सा जर्मनी में आता है। उसको अभी ऑन ही करना है, यानी उसके लिए सिर्फ अथॉरिटीज़ की तरफ से अप्रूवल चाहिए जर्मन के, जी हाँ आप इसका बटन ऑन कर दें तो गैस वहाँ से आ जाएगी। उसके आने से 60 to 70% एनर्जी की जो डिमांड है पूरे यूरोप की, और ख़ास तौर पे ऑलमोस्ट 100% जर्मनी की डिमांड है। जर्मनी आपको पता है सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जाइंट है यूरोप में। उनकी पूरी डिमांड ऑलमोस्ट वो रशिया की गैस ने पूरी करनी थी, और वो इंतहाई चीप रेट पे करनी थी, जिससे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जर्मनी की नीचे आ जाती और वो बहुत ज़्यादा अपनी एक्सपोर्ट्स को एक्सपेंड कर सकता था। अच्छा, ये वो चीज़ है जो यूएस को बहुत ज़्यादा खटक रही थी। आपको शायद इस बात का इल्म ना हो कि यूरोपियन यूनियन जब बनी है तो पहले दिन से लेकर आज तक यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका है, और अमेरिका ही ने पूरा जोर लगा के और लॉबिंग करके यूनाइटेड किंगडम को ब्रेग्जिट के थ्रू यूरोपियन यूनियन से बाहर निकाला है। अब वो जर्मनी को वीक देखना चाहता है, पूरे यूरोप को वीक देखना चाहता है, और अमेरिका का डिपेंडेंट देखना चाहता है। तो अगर ये तमाम प्लान गो थ्रू हो जाएं तो यूएस का तो पता ही यूरोप से कट जाएगा फाइनेंशियली। अब आप देखिए कि जैसे ही वो सैंक्शंस के लिए तमाम यूरोप को और नेटो नेशंस को पुश कर रहा है, वैसे ही उन लोगों ने उनकी गैस पाइपलाइन बंद कर दी है, उसका अप्रूवल नहीं दिया। और जो इस वक्त बहुत शदीद किस्म की जो एनर्जी क्राइसिस यहाँ पे यूरोप में आने वाली है, उसको पूरा करने के लिए पहले ही दिन से अमेरिका ने अपनी एलपीजी गैस को ऑफर कर दिया है तकरीबन 35% हायर रेट्स पे जो रशिया दे रहा था उससे। इसका रिजल्ट डायरेक्टली ये होगा कि यूरोप की तमाम कमोडिटीज़ की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जर्मनी की, नेदरलैंड्स की, बेल्जियम की, स्वीडन की इंडस्ट्रीज़, इन तमाम की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 15 से 20 से 35% तक जंप कर जाएगी, जिसका मतलब ये होगा कि वो बहुत सारे अमेरिकन प्रोडक्ट से कम्पीट नहीं कर सकेगी। आपकी इंडस्ट्रीज़ को फिर बंद करवाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट और तमाम क्राइसिस आप फेस करेंगे। जितना आप अपने इस कॉन्टिनेंट में इनस्टेबल होंगे उतना ही आप अमेरिका के डिपेंडेंट होंगे। जैसे मैंने आपको इब्तिदा में बोला कि तारीख गवाह है अमेरिका ने अपने दोस्तों के साथ क्या सलूक किया, इसकी इतनी ज़्यादा मिसालें हैं कि मैं 1 घंटा खड़ा होकर आप लोगों को यहाँ बता सकता हूँ। लेकिन अपने मुल्क में ले लें तो लियाकत अली खान से लेके, भुट्टो से लेके, ज़ियाउल हक तक तमाम असैसिनेशंस अमेरिका ने करवाई उस वक्त जब वो उनके क्लोजेस्ट एलाई थे, दोस्त थे। उनकी खातिर यूएसएसआर को तोड़ा, उनकी खातिर जंगें मोल ली, उनकी खातिर अपने पाकिस्तान का आधा हिस्सा करवा दिया।
लेकिन ये वो दोस्त है जो ना कभी खुश होगा, ना आपको देगा, बल्कि आपको मारेगा। तो यूक्रेन का मामला इन लोगों ने बहुत प्लानिंग से, बहुत सालों की मेहनत से तैयार किया। और आपको बताऊं कि पूरी दुनिया के 190 ममालिक में इस वक्त सिर्फ 2 या 3 ममालिक के हेड ऑफ स्टेट्स जो हैं वो यहूदी हैं। उनमें एक तो ऑब्वियसली इसराइल हो गया और दूसरा ये यूक्रेन है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये गेम कहाँ से स्टार्ट की जा रही है। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आखिर अमेरिका का ये ऐसा बिहेवियर क्यों है, क्योंकि इससे पहले जितनी बड़ी बड़ी एम्पायर्स आई हैं उन्होंने अपने दोस्तों और अपने एलाइज के साथ ऐसा बुरा सलूक नहीं किया जो अमेरिका कर रहा है। तो ऐसा क्यों है? तो इसके लिए एक छोटा सा पस मंज़र आप अपने जहन में रखें कि अमेरिका जब बिल्ड हो रहा था तो इसके अंदर ऑलमोस्ट तमाम पैसा जो है वो ज्यूज़ का था। और ख़ास तौर पे वर्ल्ड वॉर 2 में जब ज्यूज़ ने अमेरिका को शामिल किया इस वॉर में और जापान के ऊपर एटम बम गिरवाए, उसके बाद ऑलमोस्ट सारा का सारा बिजनेस उन लोगों ने टेक ओवर कर लिया था अमेरिका के अंदर। और तमाम पॉलिसीज़ अब वो बनाने लगे थे। उनके रास्ते में पहली रुकावट कैनेडी की सूरत में आई। उन्होंने कैनेडी के साथ साथ कैनेडी की पूरी फैमिली को एक इबरत की मिसाल बना दिया। जो शख्स भी कैपिटलिज्म के सामने उनके आया उन्होंने उसको रिमूव कर दिया। तमाम वो लोग जो इन्होंने खुद ही वहाँ पे रखे थे, खुद ही वहाँ पे बिठाए थे, उनको खुद ही असैसिनेट करवाना इनका शेवा है। और ये आदत इनकी इस वजह से ऐसी हैं क्योंकि ये ज़ायनिस्ट यहूदी इनको कंट्रोल कर रहे हैं। और 70% अमेरिका का बिजनेस जो है टॉप 100 कंपनीज़ का, वो डायरेक्टली ये ऑन करते हैं। और बैंकिंग सिस्टम दुनिया का तो आपको पता है पहले से ही 1780 से ये कंट्रोल कर रहे हैं। इन लोगों ने पुरानी जंगों में भी, जब तलवारों से जंगें होती थी, तब भी ये दोनों साइडों को पैसे देते थे ताकि आपस में लड़ें और बटें और हम लोगों की मज़ीद पावर हो। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 में भी इन्होंने ये किया, वर्ल्ड वॉर 2 में भी इन्होंने ये किया। इन्होंने दोनों साइडों को पैसे दिए, आपस में लड़वाया, अमेरिका को इस जंग में ज़बरदस्ती शामिल किया और अपने मकासद हासिल किए। इस फ़लस्तीन को तोड़ के इसराइल बनाया। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ये लोग यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन के अंदर शामिल करने के लिए मरे जा रहे हैं। यूक्रेन सिर्फ इनके लिए एक ताश का पत्ता है। उस पत्ते को ये फेंकेंगे और इनको पता है कि इनकी रोज़ी रोटी एशिया में बंद हो चुकी है और अफ्रीका में तो वैसे ही पहले चाइना छा चुका है। तो अब आखिरी इनके पास जो रिसोर्स और जो सोर्स ऑफ इनकम रह गई है वो यूरोप है। चाहे वो इनका सबसे क्लोज एलाई है, चाहे वो इनका अपना ही ब्लू आइड ब्रदर है, लेकिन ये उसको भी खा जाएंगे। यूरोप इनकी बातों में आकर इस हद तक बेबस हो चुका है कि वो इस वक्त फाइनेंशियल सुसाइड कमिट कर रहा है। जितना नुकसान इन तमाम सैंक्शंस का रशिया को होगा, उससे बराबर या शायद ज़्यादा नुकसान इसका डायरेक्टली जर्मन इंडस्ट्री को होगा और पूरे यूरोप को होगा। इस वक्त रशिया को नई मार्केट्स की अशद ज़रूरत है। उनके ऊपर हर किस्म की पाबंदी लग चुकी है। उनकी प्रोडक्ट्स भी रिमूव कर दिए गए हैं दुकानों तक से। उनके ऊपर हर किस्म का एम्बार्गो लगेगा। उनके ऊपर खेलों पर पाबंदी लग चुकी है। उनके ऊपर टेक्नोलॉजी की पाबंदी लग चुकी है। उनके प्रोडक्ट्स कहीं बिकेंगे नहीं। उनकी गैस यूरोप में बंद कर दी जाएगी, अपनी गैस बेची जाएगी अमेरिका की तरफ से। तो ऐसे में इससे अच्छी पोजीशन आपके लिए नेगोशिएट करने के लिए एक सुपर पावर के साथ हो ही नहीं सकती। अगर आप अपने तय किसी सुपर पावर से नेगोशिएशन करने जाते हैं तो आपके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत टफ होंगी। इस वक्त एक इतनी बड़ी सुपर पावर डेस्परेट है, और वो सुपर पावर जहन में रखिए जो एनर्जी जायंट है दुनिया का। जितनी एनर्जी रिसोर्सेज रशिया के पास है, दुनिया में किसी के पास नहीं है। अपने प्राइम मिनिस्टर के पीछे एक कौम बन के खड़े हो जाएं और उसे कहें कि जाके हमारे बिहाफ पे नेगोशिएशंस करे, हमें चीप एनर्जी दे, हमें चीप रिसोर्सेज दे, हमें उन मार्केट्स तक रसाई दे, हम नए बिजनेस यूनिट्स, नए प्रोडक्शन यूनिट्स अपने मुल्क में लगा सकें, मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स करें, टूरिज़म के लिए हम रशियंस को और उस पूरे रीजन को इनवाइट करें, और हम अपने मुल्क का रेवेन्यू इन चीज़ों से दुगना तिगना सिर्फ 5 साल के अंदर कर सकते हैं। और यहाँ पे जिस तरह यूरोप के अंदर आप देख लें, यहाँ पे मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, आज ये भी मेरी वीडियो याद रखना, कि यूरोप में अगले 10 से 15 साल के अंदर ही बहुत ज़्यादा भूख और अनएम्प्लॉयमेंट आने वाली है। डॉलर अमेरिका ने पिछले 18 महीने में छापे हैं, उतने अमेरिका की 250 साल की हिस्ट्री में नहीं छापे। तो उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अब जब कोई नया वेपन्स का ख़रीदार भी नहीं है, कोई नई जंग भी नहीं हो रही दुनिया में, एशियन मार्केट उनके हाथ से स्लिप हो रही है, अफ्रीकन मार्केट उनके हाथ में है ही नहीं, तो आखिर वो अपना नया शिकार कहाँ ढूंढेंगे? तो वो अपनों में ही ढूंढेंगे, और वही वो इस वक्त कर रहे हैं। प्लीज़ उन लोगों से होशियार रहें जो हमारी ही सफ़ों में गद्दार बैठे हैं, जो आपको तमाम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हर वक्त फीड करेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू, क्योंकि इन लोगों के बच्चे और इन लोगों के अकाउंट सब अमेरिका में। हमारे लिए इस वक्त चाइना और रशिया का साथ देना, उनकी सफ़ में खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इतना ज़रूरी है।
एक तो जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स और एनर्जी सेक्टर में बेनिफिट्स हो सकते हैं, दूसरी सबसे बड़ी बात, विद इन 3 to 4 years और मे बी इवन बिफोर दैट, चाइना और रशिया एक पैरेलल बैंकिंग सिस्टम लेके आ रहे हैं। जो मैंने आपको पहले बोला था कि शायद 2030 तक आएगा, वो 2025 तक आएगा। और वो बैंकिंग सिस्टम पैरेलल इसी वजह से लेके आ रहे हैं ताकि वेस्टर्न धमकियां जो हमेशा सैंक्शंस की सूरत में आती हैं, उनसे परमानेंटली जान छुड़वाई जाए। यानी जो रशिया और चाइना के हम ख्याल होंगे वो उनका बैंकिंग सिस्टम इस्तेमाल कर सकेंगे। उनको ये यूरोपियंस का और अमेरिकन्स का स्विफ्ट सिस्टम यूज़ नहीं करना पड़ेगा इंटरनेशनल, और हर बात इंटरनेशनली इन लोगों को डॉलर्स में अपनी करेंसीज को कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। आप इसको अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी जानें और इसे कैश करवाएं। काइंडली अपने प्राइम मिनिस्टर के और अपनी गवर्नमेंट के पीछे एक सफ में खड़े हो जाएं। थैंक यू सो मच।